नमस्कार क्लास। आज मैं आप लोगों से बात करूंगा मेथड ऑफ प्रिपरेशन ऑफ फिनॉल। आपके फिनॉल वाले पार्ट में आपके एनसीईआरटी में कौन कौन सी इक्वेशन दी हुई है वो देखिए। सबसे पहला है आपके पास फ्रॉम बेंजीन सल्फोनिक एसिड। बेंजीन सल्फोनिक एसिड को बनाने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा? पहले बेंजीन लेनी पड़ेगी और आपको उसे कंसंट्रेट H2SO4 से रिएक्शन करानी है। कंसंट्रेट H2SO4 से जो रिएक्शन करेंगे बेंजीन, उस प्रोसेस को कहा जाता है सल्फोनेशन। क्या कहा जाएगा? सल्फोनेशन। फिर आपके पास में जो कंपाउंड मिला वह कहलाएगा बेंजीन सल्फोनिक एसिड। ये देखिए, अब ये बेंजीन सल्फोनिक एसिड है, इसे आप NaOH के साथ रिएक्शन कराएंगे। NaOH एक बेस है, बेंजीन सल्फोनिक एसिड एसिडिक इन नेचर है। तो एसिड और बेस जब आपस में जब मिलेंगे तो इनिशियली पहले एक सॉल्ट बनाएंगे C6H5SO3 Na। अगेन आप उसकी रिएक्शन एक्सेस ऑफ NaOH के साथ कराएंगे 573 केल्विन टेम्परेचर पर। तो आपके पास साइड प्रोडक्ट के रूप में Na2SO3 और वाटर मॉलिक्यूल्स निकल जाएंगे। और क्या मिलेगा आपको? सोडियम सॉल्ट ऑफ फिनॉल, सोडियम सॉल्ट ऑफ फिनॉल, सोडियम फिनॉक्साइड, जिसे आप फर्दर रिएक्शन कराएंगे डाइल्यूट HCl के साथ, तब आपको क्या मिलेगा? फिनॉल। तो इस तरीके से आप बेंजीन सल्फोनिक एसिड से फिनॉल बना सकते हैं। दूसरा मेथड फ्रॉम हेलोएरिन्स। ये जो मेथड है ये डाउ प्रोसेस के नाम से जाना जाता है और इसे इंडस्ट्रियल मेथड भी कहा जाता है। देखिए, आपके पास सबसे पहले तो आपको क्या करना है, बेसिकली जो डाउ प्रोसेस है वो क्लोरोबेंजीन से फिनॉल बनाने का मेथड है। लेकिन आपको पहले क्लोरोबेंजीन बनाने के लिए बेंजीन का क्लोरीनेशन करना पड़ेगा। इसके लिए आप बेंजीन को क्लोरीन से रिएक्शन करवाइए FeCl3 की प्रेजेंस में। ये एक लैविश एसिड है। अब आपके पास में क्या मिला? क्लोरीनेशन में क्लोरोबेंजीन मिल गया। क्लोरोबेंजीन को अगर आप NaOH से रिएक्शन कराएंगे तो क्या मिलेगा आपको? डायरेक्टली पहले मिलेगा आपको सोडियम सॉल्ट ऑफ फिनॉल, सोडियम फिनॉक्साइड। बाद में सोडियम का रिप्लेसमेंट होगा हाइड्रोजन के साथ, तब आपको कंपाउंड मिलेगा फिनॉल प्लस NaCl। थर्ड मेथड को देखिए। थर्ड मेथड है आपके पास फ्रॉम डाइएजोनियम सॉल्ट ऑफ बेंजीन। अब डाइएजोनियम सॉल्ट कौन सा है? यह रहा, बेंजीन डाइएजोनियम क्लोराइड। अब ये कैसे बना? पहले देखिए, आपने बेंजीन लिया, बेंजीन का आपने नाइट्रेशन कराया HNO3 H2SO4 की प्रेजेंस में। क्या मिला आपको? आपको मिला नाइट्रोबेंजीन, आपको मिला नाइट्रोबेंजीन। नाइट्रोबेंजीन के आपने क्या किया? रिडक्शन कराया। रिडक्शन किसके प्रेजेंस में कराया? हाइड्रोजन पैलेडियम या SnHCl या FeSCl। इन तीनों में से कोई भी एक ले सकते हो आप रिड्यूसिंग एजेंट। वह NO2 को बदल देगा NH2 में। जो आपके पास में नाइट्रोबेंजीन था वो बदला आपका एनिलीन में। एनिलीन जो है आपने उसका डाइएजोटाइजेशन कराया NaNO2HCl के साथ, तब आपको जो कंपाउंड मिला वो क्या रहेगा? बेंजीन डाइएजोनियम क्लोराइड C6H5N2Cl। फिर आपने फर्दर उसकी रिएक्शन करवाई बेटा वार्म H2O से, तब आपके पास में क्या हुआ? आपको मिला कंपाउंड फिनॉल। आपको क्या कंपाउंड मिला? फिनॉल। तो ये थर्ड मेथड है आपके पास, फर्स्ट सेकंड थर्ड, ये कंप्लीट। इसके बाद में बात करते हैं हम लोग क्यूमीन की। अब आपके पास में जो क्यूमीन है वह क्या कंपाउंड होता है? क्यूमीन कहलाता है बेटा आइसोप्रोपाइल बेंजीन। आइसोप्रोपाइल बेंजीन कैसे बना सकते हो आप इसे? आप इसे बना सकते हो बेंजीन की रिएक्शन 2 क्लोरोप्रोपेन से AlCl3 की प्रेजेंस में जब आप कराओगे तो आपके पास में मिलेगा एल्काइलेशन, और एल्काइलेशन के फलस्वरूप आपको मिलेगा ये 2 फेनिल और प्रोपेन, आइसोप्रोपाइल बेंजीन आपको मिल जाएगा। इसको बनाने का सिर्फ इतने सी पार्ट की बात कर रहा हूं। इसे बनाने का एक मेथड और है आपके पास कि आप बेंजीन की रिएक्शन करा दीजिए प्रोपीन के साथ H3PO4 की प्रेजेंस में। H3PO4 की प्रेजेंस में आप करवाएंगे तो भी आपको क्या मिलेगा? आइसोप्रोपाइल बेंजीन यानी कि क्यूमीन आपको मिल जाएगा। क्यूमीन की रिएक्शन आप ऑक्सीजन के साथ में करवाएंगे तो आपको मिलेगा क्यूमीन परऑक्साइड। ये आपको मिल गया यहां पर। बाद में आप इसकी रिएक्शन H+ के साथ में करा दीजिए डाइल्यूट H2SO4 या डाइल्यूट HCl, तो आपको मिल जाएगा आपका पास में जो CH3COCH3 है। ये देखिए, यह जो है आपके पास एसीटोन, ये बाहर निकल जाएगा और क्या बच जाएगा आपके पास? फिनॉल बच जाएगा। तो इस तरीके से आपके पास फिनॉल की प्रिपरेशन होगी। यह मेथड यह भी कहलाता है आपके पास इंडस्ट्रियल मेथड। तो देखिए, डाउ प्रोसेस ये भी इंडस्ट्रियल मेथड है। क्यूमीन से आप कराओगे तो भी आपका वो इंडस्ट्रियल मेथड कहलाता है।
इसके बाद एक सबसे बढ़िया तरीका ग्रिनार्ड रिएजेंट से, सिंपल, आपने लिया ब्रोमो बेंजीन, बेंजीन की रिएक्शन ब्रोमीन से करवा दीजिए इन द प्रेजेंस ऑफ कोई भी एक लेविस एसिड। अब ब्रोमो बेंजीन आपको मिला, उसको आप मैग्नीशियम सॉल्ट, मैग्नीशियम के साथ में आप उसे गर्म कराइए तो आपको मिलेगा फेनिल मैग्नीशियम ब्रोमाइड, फेनिल मैग्नीशियम ब्रोमाइड, जो एक तरीके का ग्रिनार्ड रिएजेंट है। इसे आप रिएक्शन कराइए ऑक्सीजन के साथ ड्राई ईथर के प्रेजेंस में, तो आपको मिलेगा C6H5OMgBr। फिर बाद में आपने क्या कराया, इसका हाइड्रेशन कराया, हाइड्रेशन कराया तो आपके पास में जो वाटर का जो H है वो आ जाएगा इधर और जो OH है वो आ जाएगा आपका इधर। क्या मिला आपको, फिनॉल प्लस MgOH Br। इस तरीके से आपको यहां पर भी फिनॉल मिल गया है आपको यहां पर। तो फिनॉल आप यहां पर 5 मेथड से बना सकते हैं जो आपका मेन प्रोडक्ट है। मेन रिएक्शन में आप एक चीज जरूर ध्यान रखना कि मैंने आपको जो रिएक्शन जो लिखी है, जैसे बेंजीन सल्फोनिक एसिड है तो पहले मैंने बेंजीन सल्फोनिक एसिड बना के बताया है आपको। जैसे मैंने फ्लोम हेलो एरीन है तो मैंने आपको पहले हेलो एरीन बना के बताया है। आपको डाइएजोनियम सॉल्ट है तो ये आपको पहले मैंने डाइएजोनियम सॉल्ट बना के बताया है। इसी तरीके से आपका क्यूमीन है तो पहले आपको क्यूमीन बना के बताया गया है। इसी तरीके से ग्रिनार्ड रिएजेंट है तो पहले ग्रिनार्ड रिएजेंट बना के बताया गया है। इसका रिएक्शन हम चाहते तो वहां से भी स्टार्ट कर सकते थे, बट बेसिकली इसका जो फायदा आपको मिलेगा वह मिलेगा कन्वर्जन्स में, वह मिलेगा आप लोग कन्वर्जन्स में। कि अगर मान लीजिए आपको कोई क्वेश्चन अगर आ जाए कि आपको बेंजीन से एनिलीन बनानी है तो आप कैसे बनाएंगे, तब आपको ये रिएक्शंस आराम से याद आ जाएगी कि भाई हम लोगों ने इस रिएक्शन में यह काम किया था। तो अब मैं आप लोगों से जो डिस्कस करूंगा वह करूंगा फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ एल्कोहल, फिनॉल, ईथर। देखिए स्टूडेंट्स, हम बात कर रहे थे फिजिकल प्रॉपर्टीज पर। फिजिकल प्रॉपर्टीज में हम सबसे पहले ले रहे हैं बेटा सॉल्युबिलिटी की ओर। सॉल्युबिलिटी मतलब आपका जो कंपाउंड है हम उसकी स्टडी कर रहे हैं सॉल्युबिलिटी इन वाटर, यानी वो वाटर में उसका कितना अमाउंट डिसॉल्व हो सकता है। मैं पहले बात कर रहा हूं फिनॉल और ईथर की। तो फिनॉल भी वाटर में सॉल्युबल है, ईथर भी वाटर में सॉल्युबल है, क्योंकि फिनॉल के जो कंपाउंड है ये भी, फिनॉल जो है मॉलिक्यूल है उसके वाटर के मॉलिक्यूल के साथ में मिलकर इंटरमॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग करते हैं। इसी तरीके से ईथर के मॉलिक्यूल भी वाटर मॉलिक्यूल के साथ हाइड्रोजन बॉन्डिंग करते हैं। मैक्सिमम आप किसी भी कोवेलेंट कंपाउंड की अगर आप बात करोगे तो कोवेलेंट कंपाउंड पहली चीज पोलर होना चाहिए और वही कंपाउंड वाटर में डिसॉल्व होगा जो वाटर मॉलिक्यूल के साथ में मिलकर और इंटरमॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग कर सकता है। अब मैं बात कर रहा हूं आप लोगों से एल्कोहल की। एल्कोहल्स में भी देखिए जो लोअर एल्कोहल होते हैं वो तो वाटर में हाईली सॉल्युबल होते हैं, लेकिन आप जैसे जैसे लॉन्ग कार्बन चेन इंक्रीज करेंगे वैसे वैसे क्या होगा, सॉल्युबिलिटी डिक्रीज होती है। हाँ, अगर आप ब्रांचिंग बढ़ाते हैं तो नो डाउट उसके अंदर में सॉल्युबिलिटी आपके वापस बढ़ जाएगी। अगर आप मॉलिक्यूलर वेट बढ़ाओगे तो सॉल्युबिलिटी कम हो जाएगी। मैं एग्जांपल ले रहा हूं, देखिए C और आपके पास में ये ले लिया मैंने और इधर ले लिया ये है मीथेनॉल, ये है इथेनॉल, ये है प्रोपेनॉल और ये है आपके पास में 1-ब्यूटेनॉल। नो डाउट कि अगर मैं बात करूंगा तो मीथेनॉल मैक्सिमम सॉल्युबल है, इथेनॉल उससे कम है, प्रोपेनॉल उससे कम है और N-ब्यूटेनॉल सबसे कम है। अब बात अगर हम ब्रांचिंग की कर रहे हैं तो देखिए आपके पास में ये है 1 डिग्री है, 1 2 3 4 अगेन। अब आपके पास में ये आ गया 2 डिग्री और यहां आपके पास में ये आ गया 3 डिग्री। तो देखिए जो 3 डिग्री एल्कोहल होंगे वो वाटर में ज्यादा डिसॉल्व होते हैं, 1 डिग्री एल्कोहल वाटर में सबसे कम डिसॉल्व होते हैं। तो यहां आपके पास में सॉल्युबिलिटी को समझने के लिए आप लोगों को यही चीज जाननी जरूरी है कि आपका मॉलिक्यूल वाटर मॉलिक्यूल के साथ इंटरमॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग करना चाहिए। दूसरी चीज उसमें ब्रांचिंग मैक्सिमम होनी चाहिए ताकि सरफेस एरिया कम हो सके और सॉल्युबिलिटी बढ़ सके। अगर आपने लॉन्ग कार्बन चेन या आप लोगों ने मॉलिक्यूलर मास बढ़ा दिया तो बेटा सॉल्युबिलिटी कम हो जाती है। अब मैं आप लोगों से फिजिकल प्रॉपर्टीज में बात कर रहा हूं बॉइलिंग पॉइंट की।
देखिए बॉइलिंग पॉइंट की अगर हम बात करें, ठीक है, तो बॉइलिंग पॉइंट किस चीज पे डिपेंड करती है बेटा? बॉइलिंग पॉइंट दो चीजों पे डिपेंड करती है, एक है आपका मॉलिक्यूलर मास और दूसरा है आपके पास में इंटरमॉलिक्यूलर इंटरेक्शन। किस तरीके का आपका इंटरमॉलिक्यूलर इंटरेक्शन है? तो देखिए आपके पास में अगर मैं बात करूं आप लोगों से मॉलिक्यूलर मास की, तो जैसे जैसे मॉलिक्यूलर मास बढ़ेगा, जैसे जैसे मॉलिक्यूलर मास बढ़ेगा वैसे वैसे बॉइलिंग पॉइंट बढ़ता है। इंटरमॉलिक्यूलर इंटरेक्शन मतलब एक तरीके से इंटरमॉलिक्यूलर जो इनमें जो कंपाउंड्स के जो मॉलिक्यूल्स हैं उनके बीच में जो अट्रैक्शन फोर्स है वो जैसे जैसे इंक्रीज होगा वैसे वैसे आपके पास में बॉइलिंग पॉइंट बढ़ता है। अब इसमें भी आप ये देखिए, इसमें भी अगर हम बात करें मॉलिक्यूलर मास की, तो मैं एग्जांपल ले रहा हूं आपके सामने। जैसे आपने बात करी था फिनॉल की और आपने बात करी इथेनॉल की या आपने बात करी ब्यूटेनॉल की। तो अब अगर हम बात करें ब्यूटेनॉल की, इथेनॉल की और फिनॉल की, तो फिनॉल का को आपने ए से रिप्रेजेंट कर दिया, इसको आपने बी से और इसको आपने सी से। नो डाउट कि जो ए है फिनॉल उसका बॉइलिंग पॉइंट मैक्सिमम है, इसके बाद में सी का बॉइलिंग पॉइंट थोड़ा कम है और बी का बॉइलिंग पॉइंट आपके पास सबसे कम है। तो फिनॉल का बॉइलिंग पॉइंट मैक्सिमम होता है, ईथर का बॉइलिंग पॉइंट बहुत कम होता है। एल्कोहल्स के अंदर में वही बात आ जाएगी आपके पास में कि जैसे जैसे आप लॉन्ग कार्बन चेन बढ़ाएंगे वैसे वैसे बॉइलिंग पॉइंट बढ़ेगा। आपने ले लिया, वही मैं एग्जांपल ले रहा हूं आपके सामने ब्यूटेनॉल का। ये देखिए 1 डिग्री, यह आपके पास में आ गया 2 डिग्री और यह आपके पास में आ गया 3 डिग्री। तो नो डाउट कि जो 3 डिग्री है उसका बॉइलिंग पॉइंट मिनिमम है और जो 1 डिग्री है उसका बॉइलिंग पॉइंट मैक्सिमम है। तो बॉइलिंग पॉइंट दोनों फैक्टर पर डिपेंड कर रहा है कि इंटरमॉलिक्यूलर इंटरेक्शन कैसा है। तो आपके पास में 3 डिग्री वाले केस में इंटरमॉलिक्यूलर इंटरेक्शन बहुत ज्यादा है, इस वजह से इसका बॉइलिंग पॉइंट भी ज्यादा है। वो इसका इंटरेक्शन कम है तो इसका बॉइलिंग पॉइंट भी कम है और इसका जो है बॉइलिंग पॉइंट आपके पास में ज्यादा मिलेगा 1 डिग्री वाले का। क्यों मिलेगा? क्योंकि मॉलिक्यूल का मॉलिक्यूल से इंटरेक्शन यहां पर बहुत ही कैसा है, ज्यादा है। तो इसको एक मॉलिक्यूल को दूसरे मॉलिक्यूल से सेपरेट करना आसान नहीं है। दूसरी चीज मैं आप लोगों को फिर से बता रहा हूं कि आप अपने मॉलिक्यूलर मास और इंटरमॉलिक्यूलर इंटरेक्शन पे जरूर फोकस कीजिए। कभी भी किसी 2 मॉलिक्यूल्स को या 3 मॉलिक्यूल्स को अगर अरेंज करना के लिए अगर आ जाए तो पहले आप मॉलिक्यूलर मास को कंसिडर कीजिए, दूसरा आप ब्रांचिंग को कंसिडर कीजिए। अब मैं नेक्स्ट लेक्चर में आप लोगों से मिलूंगा केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ अल्कोहल एंड फिनॉल। तब तक के लिए नमस्कार।